सेक्शन 4 ये नॉवेल के बारे में है और नॉवेल की हिस्ट्री, नॉवेल का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से नॉवेल का डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर है। इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट जैसे हम कह सकते हैं उसके बारे में डिटेल लिखना, शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मेहनत करने वाला जो ये रहता है, क्या बोलते पोर्शन, वो है। एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा आपको देखना पड़ेगा और एमसीक्यू कैसे बनते वो भी समझने पड़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे आते हैं, काफी सारे आते हैं। 18th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लिश लिटरेचर, इसको 2 नए फॉर्म गिफ्ट किए गए, टू एंटायरली न्यू फॉर्म्स व्हिच वेर विदाउट एनी ट्रेस इन द एंशिएंट क्लासिक हेरिटेज। 18th सेंचुरी में वो वक्त बदल गया, तो एमसीक्यू क्या बनेगा, 18th सेंचुरी में कौन से 2 नए फॉर्म आए, तो वो था पीरियोडिकल एसे और दूसरा था नॉवेल। तो नॉवेल का क्वेश्चन ये भी बनता है कि नॉवेल को कब इंट्रोड्यूस किया गया, उसको 18th सेंचुरी में ये नए फॉर्म इंट्रोड्यूस हुए। उसके पहले ड्रामा थे, बाकी सारी चीजें थी, बट 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसे और नॉवेल दोनों चीजें आई, और बोथ दिस फॉर्म, स्पेशल नॉवेल, कॉट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी as the age of intellectual, sentimental, realistic, plain and tired to instruct readers। लोग भी तब तक बदल चुके थे, लोगों को बहुत इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत नहीं थी, दिमाग खुद का था, सेंटिमेंटल थे। तो इस प्रकार की जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसने फॉरेन अटेंशन ग्रास्प कर लिया। ओके, फॉरेन अटेंशन उसने ग्रास्प कर लिया, इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था 18th सेंचुरी। और क्यों कर लिया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल रीडर्स थे। जो जो बता रहा हूं उसको आप भी हाईलाइट करके रखिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एमसीक्यू ऐसे ही जल्दी जल्दी समझने पड़ते हैं, उसकी की पॉइंट समझने पड़ते हैं। ओके, तो 18th सेंचुरी में कौन से 2 और उसका क्या रीजन था, ये उसमें आ गया। विच वुड, फिर वो क्या कहता है कि इंस्ट्रक्ट जो हो चुके थे उनको ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, विच वुड हेल्प देम फॉर मोर पर्पसफुल एंड वर्चुअस लाइफ, कि ऐसे रीडर्स जिनको ज्यादा पर्पसफुल वर्चुअस लाइफ थी, उनका अटेंशन उसने नॉवेल और पीरियोडिक एसे ने ग्रास्प कर लिया। जब से उसका ओरिजिन आया, नॉवेल हैज बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी और ग्रोइंग चली रही है, और धीरे धीरे मोस्ट डोमिनेंट भी पार्ट वो बन चुका है। क्या हो गया कि जैसे 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 हम आगे चले, नॉवेल पावरफुल होती चलेगी। आज मूवीज भी नॉवेल के ऊपर बनती है, आज भी नॉवेल पावरफुल और पॉपुलर है। नॉवेल है क्या, एक लॉन्गर नरेशन फिक्शन का होता है जो इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक प्रोज फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। नॉवेले वर्ड का मतलब, इंग्लिश वर्ड जो है वो होता है नोवेला, जो इटालियन वर्ड है उससे निकला हुआ है, उससे डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है न्यू, नॉवेल का मतलब ही न्यू। तो कनेक्शन है नॉवेल का नोवेला से, और नोवेला का मतलब होता है न्यू। नॉवेल स्टोरी को नरेट करती है, जिसमें टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल और उनका दिमाग, उनके जेस्चर्स, उनकी एक्टिविटी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। एक पिक्चर ऑफ सोसाइटी नॉवेल आपके दिमाग में क्रिएट करती है, और नॉवेल लाइफ को इजी बनाती है अंडरस्टैंड करने के लिए, ड्रामा और पोएट्री से। ड्रामा और पोएट्री में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक चीजें रहती है, नॉवेल उसको ज्यादा लाइफ के पास लेके आती है। मॉडर्न एरा ने नॉवेल को एक अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर दिया एज अ लिटरेरी प्रोस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉवेल, नोवेला, न्यू को ध्यान में रखना है, और नॉवेल क्यों पॉपुलर हुई, ये 2 पैराग्राफ में उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। एवरीबडी इज गेटिंग इट। बुक हाथ में होगी तो नोट करके रखिए, बिल्कुल नोट करके रखिए, नहीं तो बुक हाथ में ले लीजिए और जो बता रहा हूं वो चीजों को नोट करके रखिए। नॉवेल एज अ लिटरेरी जेनर हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर। वैसे तो नॉवेल 2000 साल से थी, पर 18th सेंचुरी में वो
एक नए रूप में आई। ठीक है, ग्रीक और रोमन्स भी जो थे वो भी सेकंड और 6th सेंचुरी में टॉप लिस्ट पे नॉवेल के कलेक्शन रखते थे, और टॉप लिस्ट में टॉप द लिस्ट, वो भी लिस्ट में टॉप इनको हम रख सकते ग्रीक और रोमन्स को। सो these imaginative and delightful stories of ideal love, marvelous adventure, profound affected the creative writing of the next 1000 years. तो पहले भी नॉवेल्स हुई, अलग अलग एडवेंचर और फेरी टेल्स के ऊपर नॉवेल रही और हजारों सालों वो डोमिनेट रही। पर मॉडर्न एरा की जो नॉवेल थी उसमें वो जो थे यूजुअली मेक्स यूज ऑफ द लिटरेरी प्रोस ऑफ अर्ली थ्रेड्स ऑफ द जेनर। तो जो पहले के जो जेनर थे उसी के थ्रेड अभी भी मिलते हैं। कैसे? वर्जिल का इकोलॉग्स, मैरली का मोड ऑथर, और जॉफ्री चौसर का कैनबेरी टेल्स। ये तीन को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये नाम आपको पता होनी चाहिए कौन से ऑथर का कौन सा राइटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑथर दिए हैं और 2 राइटिंग्स दिए हैं, ध्यान में रखना चाहिए। फिर शिकिबू जो था, मुराकासे शिकिबू, उसका टेल ऑफ गेंजीज, ये भी सबसे फर्स्ट नॉवेल करके एक्सप्लेन किया जाता है। कब हुआ वो? कौन सी सेंचुरी दिख रही है ये? 1010। ठीक है, 1010 में। यूरोपियन नॉवेल का जो बात है वो स्पेनिश राइटर डॉन क्यूट्सू, ये इसने शुरुआत किया, जो एक स्पेनिश राइटर था। ओके, मिलाग द कार्वर्स has published the 2 parts between 1605 1615। और यहाँ से तो शुरुआत हुई, और फिर स्पेनिश राइटर जो मिगिल था उसने भी 2 नॉवेल के पार्ट पब्लिश किए, धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ। पर 18th सेंचुरी पर्टिकुलर में न्यूज़पेपर मैगजीन ने लार्ज नंबर ऑफ रीडर ऑफ मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया। ये रीडर जो बिल्कुल भी रोमांस ट्रेजेडी में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, which were appreciated by upper class। अपर क्लास को बड़ा रोमांस वगैरह अच्छा लगता था, इनके जिंदगी में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होते थे। उन्होंने 18th सेंचुरी के बाद, तो नॉवेल का कनेक्शन क्यों है? 18th सेंचुरी में क्या स्पेशल हुआ कि नॉवेल पॉपुलर हुई? क्योंकि मिडिल क्लास ज्यादा बने। ये तो अपर और लोअर ही रहते थे, तो अपर क्लास को जो पसंद आता था वो चलता था। न्यूज़पेपर और मैगजीन भी का भी बहुत फर्क पड़ा। Thus, the need of new type of literature arose that would express the new idea of 18th century। पहले थोड़ा थोड़ा ही होता था और लिमिटेड था, 18 के बाद नए लिटरेचर की जरूरत थी। 18th सेंचुरी में लिटरेचर को स्पिरिट, रियलिज्म, डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स जैसे एंथुसियाज्म, पैशन, इमेजिनेशन से दूर रखा गया। ओके, द फोरग्राउंड ऑफ द नॉवेल वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दिस फैक्टर्स। यही फैक्टर का असर पड़ा। जैसे 1740 की बात कर लीजिए, नॉवेल इंग्लैंड में ओरिजिन हुई, ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था जो भारत से लूटे हुए पैसों की वजह से था, और हैड गिवन राइज टू द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इंग्लैंड में बढ़ने लगा। अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज्ड टू ऑक्यूपाई द एलीट स्टेटस। और जैसे जैसे बढ़ने लगा, यही लोग ऑफिसर थे, यही लोग इधर थे, यही लोग कॉलोनीज में काम करने भी जाते थे, तो ऑब्वियसली उनको एक स्टेटस मिलने लगा, एलीट सा स्टेटस। The realistic picture of everyday life and problem of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as a respectable reading material। तो रियलिस्टिक पिक्चर जो था वो इसमें आया, तो उनको लगा कि ये मटेरियल अच्छा है, बाकी तो बकवास है जो सिर्फ कोरी कहानियां बता रहा है। सो मिडिल क्लास नॉवेल, नोवेला, ओके, और 2-3 जो कैनबरी टेल्स और जो इसकी बात है, ये ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू के पर्टिकुलर हिस्से है। और कौन सा ऑथर क्या लिख रहा है, ये 3 ऑथर के नाम दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी ये देखना, तो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। सब लोग कनेक्टेड है ना प्रॉपरली? यस और नो? यस सर। यस सर। राइट। फिर नॉवेल एज अ फॉर्म ऑफ
as a form appears to have been designed for both the voice of aspirations of the middle class, lower class and meet their longings. Longings यानी इच्छाएं. तो नॉवेल जो है ये उनकी इच्छाओं को दर्शाता था. जैसे कि हम मूवीज को देख ले, 70s की मूवी रहेगी तो एंग्री यंग मैन है, अमिताभ बच्चन, काम नहीं मिल रहा, बूढ़ी खांसती हुई माँ, है ना. तो वो अच्छी क्यों हिट होती है? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का दिखता है. 90s में आते आते रोमांस वापस आ गया, शाहरुख खान वापस आ गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, वैसी जिंदगी नहीं थी, लोगों के पास काम था और रोमांस को उन्होंने जिंदगी बना दी. तो वही आप सोचो, वहीं से आप नॉवेल में को क्यों एक्सेप्ट किया लोगों ने, वहां से आप इमेजिन कर सकते हो. मशीन स्प्रेड हुई, टाइम भी बहुत मिलता था एजुकेटेड मिडिल क्लास को रीडिंग डिस्कशन में बुक्स के बारे में. मशीन से काम आसान हो गया, टाइमिंग लिमिटेड हो गए, बाकी समय क्या करेंगे तो भाई करो. ड्रामा पोएट्री जो था उसका पूरा क्रेज जा रहा था, नॉवेल कॉम्बिनेशन था कुछ फीचर्स का जो उसको मदद करता था. सो नए फीचर्स भी ऐड होने लगे धीरे धीरे. और 18th सेंचुरी में जो है इको कंपोज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और साइंटिफिक प्रोग्रेस में वो प्रोमिनेंट फॉर्म बन के उभरने लगा. अलग अलग नॉवेल्स आए जहाँ पे नाम दिए है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. ये जॉन बुनियन ने लिखा हुआ था 1674. याद करने पड़ेगा इतिहास की तरह ये भी. ओरोगनकू ये अफरा बेम ने लिखा था 1688. ये जो थे ये कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल और उसको रिप्रेजेंट करते थे. फिर डैनियल डोफ आए और उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो और बाकी ये सब नॉवेल लिखे. सेमेंथा शिफ्ट जिसने गुलिवर ट्रैवल लिखा, ये बड़ा फेमस सटायर है ना, और इसमें मूवीज भी बनी है, लिखे. फिर अदर मेजर नॉवेलिस्ट 18th सेंचुरी में आने लगे. सैमुअल रिचर्डसन हो, पैमेला लिखने वाले और वर्चुअल रिवॉर्ड, ये सब लिखने वाली है. हेनरी फील्डिंग हो, लॉरेंस स्ट्रेन हो या तोबस सोमलेट हो. Tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne और ये जितने नाम आपको दिखते हैं H.G. वेल्स की तरह. H.G. वेल्स ये सब 18th सेंचुरी के बहुत माने हुए नॉवेलिस्ट माने जाते हैं. थॉमस हेडली है, विल्की कॉलिंस से, सारे के सारे ये आपको दिखते हैं. ये नाम जो थे ये काम में आए, ये लोगों ने लिखना शुरू किया. ओके. तो 20th सेंचुरी में मॉडर्न पीसेस आने शुरू हुए, इनोवेटिव स्टाइल और टेक्निक्स आ गई और जो एंड वीकेंड एंगल्स ऑफ द व्यू बाय द नॉवेलिस्ट. नॉवेलिस्ट का एंगल थोड़ा सा बदला गया. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 18th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट कौन से और 20th सेंचुरी में कौन से नॉवेलिस्ट थे. तो अगर पूछा गया कि कौन सा नॉवेलिस्ट कौन सी सेंचुरी का, पता होना चाहिए. एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट इज फ्रॉम 20th सेंचुरी. आपको ईएम फोस्टर का नाम दिखेगा तो आप टिक कर दोगे, ठीक है. तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से नॉवेलिस्ट कौन से सेंचुरी में आए. फिर जेम्स जॉयस भी थे और जोसेफ कर्नाड थे, हेनरी जेम्स थे और इतने सारे आपको नाम दिखते हैं, एंथोनी ब्रिच तक, इतने आपके 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट थे. दे वाइडेंड द सर्कमफरेंस ऑफ जेनर. इन्होंने जेनर को लंबा किए, बड़ा किया, उसका किया. इन्होंने पॉलिटिकल राइटिंग लिखे, सोशल लिखे, साइकोलॉजिकल लिखे, मॉडर्न इश्यूज पे बात की. और तब भारत भी पीछे क्यों रहता. इमिनेंट ऑथर भारत से भी आए, जैसे सलमान रश्दी है, वीएस नाइपाल, कोजू इसिंगर जापान के, ट्रिनिडाद के, वीएस नाइपाल यहाँ के. तो ये भी एक इमिनेंट नॉवेल इंग्लिश के थे जो बन के उभरे उस समय. वुमेन नॉवेलिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी कोई कम नहीं है और इनके भी अच्छे अच्छे नाम हैं. सबसे पहला नाम है फ्रांसिका बर्नी. इन्होंने एवलिना करके नॉवेल लिखा. और फिर गॉथिक नॉवेल यानी ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर जो नॉवेल है, ऐसे हम समझ सकते हैं. एनी रैकफील्ड ने लिखा. साइंस फिक्शन फ्रैंकेनटाइन भी लिखा मैरी शेली ने. ऐसे लैंडमार्क नॉवेल रहे. यहाँ पे आप देखिएगा, इजी है तो यहाँ पे आपको तीनों लेडी नॉवेलिस्ट, उनके जो नॉवेल है उनका नाम ध्यान में रखना पड़ेगा.
जेम्स एस्टिन थी has ruling over the minds of people through her novel. इनका भी बहुत गहरा असर लोगों पे था. और ब्रोंटे सिस्टर इमिली और चार्लोट, ये has created their own place by their incomparable works. उसके बाद बात आती है द वुथरिंग हाइट्स, जेन ईयर, मेरी एन इवांस, जॉर्ज इलोट, इन्होंने भी अलग अलग साइकोलॉजिकल इंसाइट वाले नॉवेल लिखे. वर्जीनिया वुल्फ ये पायनियर रही जो कॉन्शियसनेस की टेक्निक को लाने वाली इंग्लिश नॉवेल में. अगस्टा क्रिस्टी ये जासूसी नॉवेल लिखती है, जैसे कि हमने देखा कि शेरलॉक होम्स वगैरह की नॉवेल है, उसने क्राइम फिक्शन पे लिखना शुरू किया. इस पे एक मूवी भी बनी है अगस्टा क्रिस्टी पे, जो अभी रिसेंटली आई है. आप देखिएगा, अगस्टा क्रिस्टी की नॉवेल पे मूवी भी बनी है. फिर हरक्यूलिस पियोट है, मिस मार्पल है, ऐसे अलग अलग डिटेक्टिव्स की एवरग्रीन डिटेक्टिव्स नॉवेल आई. और हेम्परली, मार्क एटवुड, टोनी मैरिसन, एलिस वॉकर, इन्होंने भी फर्दर प्रॉस्पेरिटी लाई. तो पहले कौन थे, बाद में कौन थे, ये समझो. इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करना शुरू किया, लोगों को पढ़ाना शुरू किया. इंडियन वैसे भी समझदार, प्रोग्रेसिव और साहित्य प्रिय थे. लैंग्वेज कोई भी हो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि पहले बंगाल पे राज करके उन्होंने शुरू किया था. बंगाली लेखक वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बंगाली, महाराष्ट्रियन, तमिल, सभी. ये तो बहुत समृद्ध साहित्य होता ही होता है. पूरे भारत में बहुत लिटरेचर के प्रेमी रहे. तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राजा मोहन्स वाइफ ये लिखा, इसको सीरियल भी बनाया. द इंडियन फील्ड ये पहली नॉवेल थी जो इंग्लिश में लिखी गई. इंडियन फील्ड नाम ध्यान रखना, पहली नॉवेल कौन सी. और बहुत सी आई और बहुत बड़े बड़े राइटर्स भी बने, जैसे मुलक राज आनंद, आर के नारायणन, जिनका पहला टेक्स्ट अभी हमने देखा था. ठीक है, 11th में एस्ट्रोलॉजर्स डे, आपको है ना एस्ट्रोलॉजर्स डे फर्स्ट 12th में, है ना? हेलो, यस. तो आर के नारायण का है. राजा राव मेजर राइटर्स रहे हैं, और ये इनका नॉवेलिस्ट, ये जो ट्रियो रहे यहाँ पे रहे. फिर अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, ये अलग अलग बड़े बड़े नाम रहे इंग्लिश नॉवेल लिखने वाले. अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी, इंडियन नॉवेल में इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है. और रिसेंट अगर इंडिया की बात करें, सलमान रश्दी दिखते हैं, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नगरकर, ये नाम मॉडर्न वाले. तो मॉडर्न, मिडल और आखिरी ये ध्यान में रख लेना, कौन से नाम है. एमसीक्यू में पूछेंगे तो नाम गलती करने का नहीं. ठीक है, से नाम से समझ भी आता है. ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल ये वर्चुअल चेंज में आया, और धीरे धीरे ये अच्छा, सिंस इस बर्थ ये बेहतर बनने लगा. अब हम बात करते हैं कि नॉवेल में होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से नॉवेल चलती है, समझना जरूरी है. और शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्या क्या रहते हैं, जैसे नॉवेल पे शॉर्ट नोट लिखने को बोलेंगे. तो नॉवेला क्या होता है, तो आपको पहले ही पता है, नॉवेला का मतलब न्यू इटालियन वर्ड है, और इसका मतलब होता है इट इज टाइप ऑफ प्रोज जो शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल होता है और लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी होता है. शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच में नॉवेला आता है, आपको लिखना पड़ेगा. तो इसके शॉर्ट, अगर जब मैं आपको बात करता हूँ नोट्स लिखने हैं, तो आपको ये सब थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा कि इट इज शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल, लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज, वेल स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट नरेटिव होता है, और सैटिरिकल और रियलिस्टिक होता है, यानी रियलिटी के पास होता है, एक इंसिडेंट से इशू की बात करता है, और 1 और 2 ही मेन कैरेक्टर होते हैं, बहुत दुनिया भर के कैरेक्टर्स नहीं होते. टेक्स प्लेस इन अ सिंगल ट्रेडिशन, एक ही ट्रेडिशन में ही चलता है. कौन से ज्यादा अच्छे नॉवेल है? द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनार्ड का. टर्न ऑफ द स्क्रू, हेनरी जेम्स, बिली बर्ड, डेथ ऑफ द वेनिस,
साइज ऑफ द डे और पर्ल, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। तो नॉवेल आप शॉर्ट नोट इसमें आप लिख सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है नॉवेल या नोवेला के, अब ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हम नॉवेल को सीखेंगे आपको क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे पूछे जाएंगे। पहला नॉवेल कौन सा है आपके सिलेबस का? टू सर्व विथ लव। सर्व विथ लव पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा थीम बताया है, प्लॉट बताया है, क्वेश्चन भी उसी पे पूछे जाएंगे, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। समझ में आया क्या? आया ना? अरे कहाँ गायब हो गए? यस। तो पहली बात होती है थीम। नॉवेल की थीम क्या होती है? देखो, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज, ध्यान रखना। ठीक है, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज, एक एक समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। थीम यानी सेंट्रल आइडिया, किसके आसपास घूम रहा है। मैं अगर पूछूं हैरी पॉटर की सेंट्रल आइडिया क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा? विजार्ड वर्ल्ड। यस, वेरी गुड। विजार्ड वर्ल्ड उसकी सेंट्रल आइडिया थी, उसके आसपास ही सब कुछ चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट क्या था हैरी पॉटर के बीच में के वो इसमें कि विजार्डिंग वर्ल्ड और मगल वर्ल्ड का डिफरेंस? वो कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट था और एक कॉन्फ्लिक्ट था जो जो आपका मुगलिक वर्ल्ड है, उसमें अच्छे और बुरे जो विजार्ड है, विजार्ड का जो वर्ल्ड है, विजार्डिंग वर्ल्ड, अच्छे और बुरे उनका कॉन्फ्लिक्ट भी था। वहां से शुरू होता है ना, प्योर ब्लड का कॉन्फ्लिक्ट, वहां से शुरू होता है। सो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो थीम की बात वही आ जाती है कि सेंट्रल थीम हैरी पॉटर के, जैसे हमने बोला, तो विजार्ड थे वो, नटशेल में आपको बताता है कि एग्जैक्टली ये किसके आसपास घूम रहा है। फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हो, ट्रुथ हो जो राइटर को सामने रखना हो, नरेशन हो सीरीज का, इवेंट का, या कोई स्टोरी हो, कैरेक्टर हो, जो भी हो पर्टिकुलर सेटिंग को बिलोंग करने वाला, ये थीम हो सकती है। फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, ऑन सेइंग प्लीज हमने सीखा, ऑन सेइंग प्लीज सीखा ना? यस सर। वो किसके ऊपर था? वो था आपके सोशल मैनर्स, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मैनर्स फॉर यूर लिविंग, इसके ऊपर ही बेस्ड था ना, उसकी सेंट्रल थीम वही थी। फिर प्लॉट आता है, तो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जो भी एक चीज होती है उसको हम थीम कह सकते हैं, जिसके ऊपर स्टोरी चलती है और कैरेक्टर आसपास रिवॉल्व करते हैं। प्लॉट इज एसेंशियली स्टोरी ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट दैट मेक्स द थीम। तो प्लॉट क्या है? थीम तक पहुंचने के लिए कोर्स ऑफ द इवेंट चाहिए ना, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल विथ अदर कैरेक्टर्स और एंटिटीज। कहने का मतलब क्या है, क्यों वो थीम बनी, कहाँ से विजार्ड हुए? तो एक स्कूल एस्टेब्लिश की गई, 4 लोगों ने की, उसके बाद वहां पे लोग आए, उसके बाद फिर लोगों ने एडमिशन लेनी शुरू की, फिर नए लोगों को सिखाया। हैरी पॉटर की बात करें तो प्लॉट वहीं से आता ना, एक इवेंट इंसिडेंस दूसरा, फिर उसमें से एक ने बोला कि भी हम अलग हो जाएंगे, मुगल्स को हम नहीं सिखाएंगे, मंगल्स को, है? सो प्लॉट जो रहता है, एक प्लॉट भी होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी हो सकता है जिसमें सब प्लॉट हो। हैरी पॉटर में सब प्लॉट थे, एक प्लॉट तो नहीं थे। तो अलग अलग कैरेक्टर के दिमाग में चले या फिर जो है एक्सटर्नल प्लॉट चले, प्लॉट रहता है स्टोरी को थीम तक ले जाता है, हमको थीम तक पहुंचाता है, समझाता है, एक एक धीरे धीरे वो आगे खसकाता है। बिना कैरेक्टर के कुछ समझ में आएगा क्या? कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट, प्लॉट जैसा वैसे कैरेक्टराइजेशन। हैरी पॉटर छोटा है, बच्चा है, तो उसमें वो वैसा ही कैरेक्टर रहेगा। एज द कोर्स ऑफ इवेंट टेक प्लेस बिकॉज द सर्टेन बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर, लोगों के बिहेवियर, उसकी वजह से हुई हुई सिचुएशन, ये प्लॉट, और उसकी वजह से एक बड़ी सिचुएशन, ये उसकी थीम, जिसके आसपास वो सब कुछ घूमेगा। ठीक है। Depiction of character can range from the thumbnail sketch of deep, wordy, highly detailed verbal sketch. तो छोटे में भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत डीप में भी कर सकते हैं। Important of character may have been described in its very aspect by the writer.
और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर का रहता है वो राइटर बता भी सकता है, डिस्क्राइब भी कर सकता है, राइटर के ऊपर रहता है, उसकी राइटिंग के ऊपर रहता है। माइनर कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो मेजर को तो देना पड़ेगा। रीडर एक्शन करते मेन कैरेक्टर के फॉलो करते, माइनर तो आते जाते हैं। अब कैरेक्टर में एक प्रोटैगनिस्ट भी रहेगा जो मेन कैरेक्टर है, और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उसके साथ कोई तकलीफ रहेगी, ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल चलता रहेगा, जिसके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट है वो एंटागनिस्ट है। तो कैरेक्टर में हैरी पॉटर में प्रोटैगनिस्ट है हैरी पॉटर, एंटागनिस्ट कौन है? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। उनके बीच की तनातनी है ना, मारना है हैरी पॉटर को, मारना है, पहले इससे वही है कि नहीं है? तो मेन कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच का ही है, यस और नो। और मेन कैरेक्टर Yes, कोई sir. Yes, sir. कि उसमें हैरी के साइड वाले, वोल्डेमॉर्ट के साइड वाले, बस छोटे मोटे आपको याद भी है क्या? मूवी में आए गए नहीं। सेटिंग चाहिए, अरे विजार्डिंग वर्ल्ड लगना तो चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो स्टोरी के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो एक विजार्डिंग वर्ल्ड कहाँ दिखाएंगे? तो एक स्कूल के रास्ते दिखाएंगे, फिर लंदन में भी उसकी एक अलग दिखाएंगे, उसका ट्रेन भी अलग दिखाएंगे। तो अलग अलग प्लेस चीजें रहती है, प्लेस रहता है, पीरियड अब मॉडर्न नहीं, थोड़ा पुराना पीरियड ले लो, क्योंकि वो ठीक लगेगा कि पुराने पीरियड में विजार्डिंग वर्ल्ड था। अभी तो हम देखने चले जाएंगे ना बच्चे कि अरे अभी तो नहीं कोई हॉगवर्ड का स्कूल, इसलिए प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट, वेदर और लाइफस्टाइल सब कुछ उसमें होना चाहिए। उनकी करेंसी भी अलग थी। प्लॉट, कैरेक्टर, ये मेजर एलिमेंट होते हैं जो सेटिंग को अफेक्ट करते हैं। प्लॉट पुरानी इसका है स्टाइल का, विजार्डिंग प्लॉट है, तो भाई सवाल ही नहीं, आपको पीरियड भी वैसा ही लेना पड़ेगा, कैरेक्टर कब का है वैसा ही सेटिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट तो आपको अच्छी से समझ गया होगा, दो फोर्स के बीच का स्ट्रगल, और उसी की वजह से इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी रहती है, वरना क्या मजा आएगा प्लॉट में? सीधा सीधा अगर लोग आए और पढ़े और स्कूल में जाए तो आप हैरी पॉटर देखते क्या? कुछ हो रहा है, हैरी को चैलेंज आ रहे हैं, वोल्डेमॉर्ट जिंदा होने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है, पुराने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अच्छे बुरे बन रहे, बुरे अच्छे बन रहे, ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। लैंग्वेज और स्टाइल, लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट, ये स्टाइल कहलाता है। ऑथर की अपनी स्टाइल होती है, और उसी हिसाब से वोकेबलरी, फ्रेजेस और लुकैनिक, ही में भी लुकैनिक, लुकैनिक का मतलब आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैकोनिक किसको कहना चाहिए? लुकैनिक नहीं, लैकोनिक। तो कई वर्ड, कम वर्ड में भी वो बोल सकता है, कभी ज्यादा बोलेगा कभी कम बोलेगा, एंड वुड राइट ओनली टू द पॉइंट, और ही मे मिक्स बोथ, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा लिखेगा कम लिखेगा, ज्यादा बोलेगा कम लिखेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगा। लिंग्विस्टिक डिवाइस नरेटिव इफेक्ट के लिए यूज कर सकता है, और टेक्सचुअल नरेशन को इम्पैक्ट के लिए क्रिएट भी कर सकता है। ये सब लैंग्वेज की स्टाइल रहती है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सी स्टाइल में लिखा, कैसा लिखा ऑथर ने, और कैसी उसने लैंग्वेज यूज की, वो आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा।